हमारे अर्थ पर हमें कई तरह के लैंडफॉर्म्स दिखाई देते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एटसेट्रा। बेसिकली हमारे अर्थ का सरफेस काफी ज्यादा अनइवन है, बट क्वेश्चन यही है, ऐसा क्यों? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। बट ये है क्या, और ये किस तरह हमारे अर्थ के सरफेस को चेंज करते हैं? तो यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 6, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस? इन सिंपल वर्ड्स, ऐसे नेचुरल फोर्सेस या एक्शन जो ओवर द टाइम हमारे अर्थ के सरफेस को मॉडिफाई या उस पर चेंजेस लेकर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इट इज अ प्रोसेस विच इवॉल्व अ लैंडफॉर्म थ्रू अ फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शंस। मींस ऐसा प्रोसेस जो हमारे अर्थ के सरफेस को फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शन के थ्रू चेंज करते हैं, जिसमें शामिल है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस से हमारा मतलब है ऐसे फोर्सेस जो ऑरिजिनेट होते हैं अर्थ के इंटीरियर में, और इसीलिए इन्हें इंटरनल फोर्सेस भी कहा जाता है। मींस इट इज अ फोर्स व्हिच ऑरिजिनेट इनसाइड द अर्थ, फॉर एग्जांपल कन्वेक्शन करंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऐसे फोर्सेस हैं जो अर्थ के क्रस्ट को अपलिफ्ट या सबसाइड करते हैं। जैसे कि इन फोर्सेस की वजह से या तो माउंटेन्स बनते हैं या अर्थ का सरफेस नीचे की तरफ धंस जाता है। अब अगर बात करें एक्सोजेनिक फोर्सेस की, तो ये ऐसे फोर्सेस हैं जो अर्थ के ऊपर लगते हैं, और इसीलिए इन्हें एक्सटर्नल फोर्सेस भी कहा जाता है। जैसे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से सनलाइट, वाटर, विंड एटसेट्रा अर्थ के सरफेस पर असर डालती है, जिससे वेदरिंग, इरोजन होने के कारण अर्थ का सरफेस चेंज होता है। इन्हें हम आगे और डिटेल से जानेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सोजेनिक फोर्सेस के जरिए अर्थ के सरफेस पर लाए करने वाले एलिवेटेड पोर्शन का वेयरिंग डाउन मींस डिग्रेडेशन होता है, और बेसिन्स या डिप्रेशन फिलिंग अप मींस उनका एग्रेडेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए, माउंटेन जो अर्थ के सरफेस का एलिवेटेड पोर्शन है, उस पर लगातार हवा या सनलाइट पड़ने पर उस माउंटेन की वेदरिंग या इरोजन होता है, जिससे माउंटेन टूट टूट कर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा, माउंटेन की पीक पॉइंटेड होती है। अब इसे ही अर्थ के सरफेस का वेयरिंग डाउन या डिग्रेडेशन कहा जाता है। अब जो भी इरोजन हुआ है वो कहीं तो जाकर डिपॉजिट होगा। अब हो सकता है कि अर्थ के सरफेस पर कहीं डिप्रेशन मींस गड्ढा हो जो इस डिपॉजिट से फिल हो जाए। मेनली एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से अर्थ का सरफेस फ्लैट हो जाता है, और इसे ही एग्रेडेशन कहा जाता है। इन शॉर्ट, एक्सोजेनिक फोर्सेस के जरिए एलिवेटेड सरफेस का वेयरिंग डाउन होता है और अर्थ के सरफेस पर डिप्रेशन भी फिल हो जाते हैं। अब ये पूरा फिनोमिना, जिसमें इरोजन के जरिए लैंड का वेयरिंग डाउन मींस टूटने फूटने की वजह से ओवर द टाइम अर्थ के सरफेस पर जो भी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, इसे कहा जाता है ग्रेडेशन। आज हमें अर्थ के सरफेस पर जितनी भी वेरिएशंस दिखाई देती हैं, वो रिजल्ट है इन्हीं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस का। जनरल टर्म्स में एंडोजेनिक फोर्सेस को लैंड बिल्डिंग फोर्सेस और एक्सोजेनिक को लैंड वियरिंग फोर्सेस कहा जाता है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ कि हमारे लिए जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को जानना इतना जरूरी क्यों है? तो इसका आंसर है, हम सभी जानते हैं हमारे अर्थ का सरफेस काफी ज्यादा सेंसिटिव है, और हम ह्यूमंस अपने सर्वाइवल के लिए इस पर पूरी तरह डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए जरूरी है अर्थ के नेचर को समझना और ये जानना कि बिना इसे नुकसान पहुंचाए किस तरह अर्थ का बैलेंस बनाए रखा जा सकता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ जीने के लिए अर्थ के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं, पर इस एनवायरनमेंट को किसी ने अगर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो है ह्यूमंस, जिन्होंने रिसोर्सेज का जरूरत से ज्यादा यूज किया है। और इस ओवर यूज की वजह से अर्थ के सरफेस पर बहुत से फास्ट चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिस वजह से नेचर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस से भी अर्थ का डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन होता है, बट जब हम इसमें ह्यूमन की एक्टिविटी को भी जोड़ देते हैं तो ये डिस्ट्रक्शन और ज्यादा तेज हो जाता है, जिसका रिजल्ट है नेचर का और ज्यादा लॉस होना। अब नेचर को डैमेज होने से कैसे रोका जा सकता है? तो ऐसा होने से रोकने के लिए जरूरी है अर्थ पर होने वाले उन प्रोसेसेस को समझना जो अर्थ के सरफेस पर चेंजेस लेकर आते हैं। इन प्रोसेसेस को समझने के बाद हम बहुत से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और हम इंश्योर भी कर सकते हैं कि अर्थ का आज जिस तरह से डिग्रेडेशन हो रहा है उसे कम किया जा सकता है। और इसीलिए जरूरी है अर्थ से जुड़े कुछ बेसिक्स, जैसे कि
जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को समझना। चलिए दोबारा चलते हैं अपने टॉपिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस की तरफ। अब तक हम अर्थ के क्रस्ट को चेंज करने वाले दो फोर्सेस के बारे में जान चुके हैं, मेनली एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। इन फोर्सेस की वजह से अर्थ के सरफेस पर फिजिकल स्ट्रेस पड़ता है, एज वेल एज केमिकल एक्शंस भी होते हैं, और जिसका रिजल्ट है अर्थ के लैंडफॉर्म में चेंज होना। कुछ बनता है तो कुछ टूटता है। इस पूरे प्रोसेस को ही जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहा जाता है। अब इसी प्रोसेस में शामिल है एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस में शामिल है डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म, जबकि एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में शामिल है वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। अब क्वेश्चन आता है, हाउ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस टेक प्लेस। मींस ये प्रोसेसेस आखिर होते कैसे हैं? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जियोमॉर्फिक एजेंट्स। वेदरिंग और इरोजन एक एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, बट ऐसा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एजेंट्स जैसे कि सनलाइट, विंड, वाटर, आइस, वेव्स, करंट्स एक्सेट्रा। बेसिकली इन्हें ही जियोमॉर्फिक एजेंट्स कहा जाता है। ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स अर्थ के मटेरियल को रिमूव, ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि ग्रेडियंट मींस ढलान की वजह से ये एजेंट्स स्लोप से मटेरियल को रिमूव करते हैं और लोअर लेवल पर डिपॉजिट कर देते हैं। इसके अलावा अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। जियोमॉर्फिक प्रोसेस में ग्रेविटी और ग्रेडियंट कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम जानते हैं ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ खींचता है। किसी भी स्लोप पर वेदरिंग या इरोजन होने पर जब टूटा फूटा मटेरियल किसी भी जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक वाटर, विंड, आइस के थ्रू नीचे की तरफ आता है, तो इसके पीछे जो डायरेक्शनल फोर्स है वो है ग्रेविटी। इसके अलावा ग्रेविटी अर्थ के मटेरियल पर स्ट्रेस भी डालती है, जिस वजह से फ्रैक्चरिंग और फॉल्टिंग होती है। ग्रेविटी के बिना मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन पॉसिबल नहीं होता है, और इसीलिए ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ के सरफेस से कांटेक्ट बनाए रखता है, और इसी वजह से अर्थ के मटेरियल का मूवमेंट पॉसिबल है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रेविटी के साथ साथ ग्रेडियंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद इन द अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि ग्रेडियंट की वजह से अर्थ का मटेरियल हायर से लोअर लेवल और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी जो एमिट होती है अर्थ के इंटीरियर से। इन शॉर्ट, ऐसा फोर्स जो ओरिजिनेट होता है अर्थ के इंटीरियर में। लास्ट कुछ वीडियोस में हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। बेसिकली हमारे अर्थ के इंटीरियर में बहुत ज्यादा हीट की वजह से जनरेट होते हैं कॉन्वेक्शन करंट्स, और यही कॉन्वेक्शन करंट्स अर्थ के सरफेस को चेंज करते हैं। कॉन्वेक्शन करंट अर्थ के इंटीरियर में कैसे काम करते हैं, इसका डिटेल वीडियो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि हमारी अर्थ के इंटीरियर में इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती कैसे है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल, टाइडल फ्रिक्शन एंड प्राइमोर्डियल हीट जो ओरिजिनेट होती है अर्थ के इंटीरियर में। अगर रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो हमारी अर्थ के अंदर पाए जाते हैं यूरेनियम, थोरियम जैसे बहुत से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जिनके डीके होने से लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होती है, और इसे ही रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। देन आते हैं रोटेशनल पर। ये अर्थ के इंटरनल प्रोसेसेस में डायरेक्ट तो नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। पर कैसे? जैसे कि हम जानते हैं हमारी अर्थ पोल से फ्लैट जबकि इक्वेटर से बल्ज मतलब उभरी हुई है, इसीलिए हमारी अर्थ का शेप परफेक्ट स्फेयर नहीं है। हमारी अर्थ पर ये बल्ज डेवलप हुआ है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो जनरेट होता है रोटेशन की वजह से। अब अर्थ के बीच में बल्ज डेवलप होने की वजह से ही अर्थ के मास डिस्ट्रीब्यूशन इवन ना होकर अनइवन है, और यही अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को अफेक्ट करता है। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस अर्थ के इंटीरियर में पाए जाने वाले मटेरियल के मूवमेंट को भी अफेक्ट करता है, पार्टिकुलरली आउटर कोर जिसे नाइफे भी कहा जाता है, क्योंकि ये पोर्शन कंटेन करता है आयरन और निकेल। मॉल्टन आयरन और निकेल जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स, देन ये करंट्स प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए अर्थ का रोटेशन डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली कन्वेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, जिस वजह से अर्थ के इंटीरियर में और ज्यादा हीट जनरेट होती है। देन आते हैं टाइडल फ्रिक्शन पर।
सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ का क्रस्ट और मेंटल स्ट्रेच और स्क्वीज होता है, जिससे अर्थ के इंटीरियर में फ्रिक्शन जनरेट होता है। ये ऐसा ही है जैसे जब हमारे हाथों को रब करने से हीट जनरेट होती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है टाइडल हीटिंग। इन सब के अलावा प्राइमोर्डियल हीट भी अर्थ के इंटीरियर में हीट को जनरेट करने में कंट्रीब्यूट करती है। प्राइमोर्डियल हीट से हमारा मतलब है वो हीट जो बिलियन ईयर्स अगो हमारे प्लैनेट के फॉर्मेशन के दौरान ओरिजिन हुई थी। इस प्राइमोर्डियल हीट ने टाइम के साथ अर्थ की इंटरनल हीट को अफेक्ट किया है। तो ये थे वो सोर्सेस जो अर्थ के इंटीरियर में एनर्जी को रिलीज करते हैं, और यही एनर्जी एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को जन्म देती है। अब ऐसे दो इंपॉर्टेंट एंडोजेनिक प्रोसेस है जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो है डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म। अब ये फिनोमिना जो अर्थ के सरफेस को चेंज करता है, मींस एंडोजेनिक प्रोसेसेस भी हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, जिस वजह से अर्थ का सरफेस भी अनइवन देखने को मिलता है। बेसिकली ये एंडोजेनिक प्रोसेसेस यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, तो इसके लिए भी कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जैसे कि वेरिएशन इन जियोथर्मल ग्रेडियंट्स, मींस अर्थ के इंटीरियर में भी टेम्परेचर एक समान नहीं है, जिससे हीट के फ्लो में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा क्रिस्टल थिकनेस, मींस क्रस्ट के थिकनेस कहीं ज्यादा है तो कहीं कम। फॉर एग्जाम्पल, ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस कम, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा होती है। इसीलिए एंडोजेनिक फोर्सेस के एक्शन हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, और यही रीजन अर्थ के सरफेस को अनइवन बनाता है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस के अंदर आते हैं डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म। तो अब जानते हैं डायस्ट्रोफिज्म को डिटेल से। डायस्ट्रोफिज्म, all processes that move, elevate or build up portion of the earth crust come under diastrophism. बेसिकली ये एक स्लो प्रोसेस है। यहाँ जो चेंजेस होते हैं वो मैग्मा की वजह से होते हैं। इस प्रोसेस में अर्थ के क्रस्ट पर फोल्डिंग, फॉल्टिंग या अर्थ का क्रस्ट अपलिफ्ट हो जाता है। इन शॉर्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से हुए चेंजेस को डायस्ट्रोफिज्म में शामिल किया जाता है। अब डायस्ट्रोफिज्म में शामिल है दो और प्रोसेसेस। पहला ओरोजेनिक प्रोसेसेस और दूसरा अपीरियोजेनिक प्रोसेसेस। पहले जानते हैं ओरोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। ओरो मींस माउंटेन। ओरोजेनिक प्रोसेसेस से हमारा मतलब है माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, मींस ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के क्रस्ट को फोल्ड कर देते हैं, जिससे फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स का। फॉर एग्जाम्पल, हिमालयन माउंटेन रेंज। अब अगर बात करें अपीरियोजेनिक प्रोसेसेस की, तो अपीरियो का मतलब है कॉन्टिनेंट्स, मींस बड़ा लैंडमास। These processes involving uplift or warping of large part of the earth crust means इस प्रोसेस में या तो लैंडमास वर्टिकली अपलिफ्ट यानी ऊपर उठ जाता है, या वर्टिकली नीचे धंस जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये है कोस्ट से सटा हुआ एक लैंडमास। अब अगर ये वाला लैंड पोर्शन मैग्मा के पुश करने की वजह से ऊपर उठ जाए और इसके बाद ये मेन लैंड का पार्ट बन जाए, तो इसे इमर्जेंस कहा जाता है। पर अगर किसी कॉस्ट नहीं बल्कि किसी लैंड का मिडिल पोर्शन मैग्मा की वजह से ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाए, तब इसे कहा जाएगा अपलिफ्टमेंट। देन इसे अपीरियोजेनिक प्रोसेसेस में सबमर्जेंस भी देखने को मिलता है। सेम इसी तरह जब यही कोस्ट का पार्ट मैग्मा की वजह से नीचे की तरफ धंस जाएगा, तो इसे कहा जाएगा सबमर्जेंस। अब अगर सेम यही सिचुएशन कोस्ट पर ना होकर लैंड पर होती है, मींस अगर किसी लैंड का मिड वाला पार्ट नीचे धंस जाता है, तो इसे कहा जाता है सबसिडेंस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपीरियोजेनिक प्रोसेसेस में हमें वर्टिकल मूवमेंट्स देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ लगता है वर्टिकल फोर्स। अब अगर ओरिजेनिक और अपीरियोजेनिक प्रोसेसेस के बीच में मेन डिफरेंस देखा जाए, तो वो कुछ इस तरह होगा। ओरोजेनिक प्रोसेस अर्थ के क्रस्ट को सीवियरली डिफॉर्म्ड करते हैं, क्योंकि ये मोस्टली अर्थ के क्रस्ट को फोल्ड कर देते हैं, इसीलिए इसे माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। जबकि अपीरियोजेनिक प्रोसेस के थ्रू अर्थ के क्रस्ट पर सिंपल डिफॉर्मेशंस होते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। इन प्रोसेस के साथ साथ अर्थक्वेक भी डायस्ट्रोफिज्म का ही पार्ट है, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से माइनर मूवमेंट्स होते हैं जो अर्थ के सरफेस पर चेंजेस लेकर आते हैं। इसके अलावा डायस्ट्रोफिज्म में शामिल है टेक्टोनिक प्लेट्स का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ओरोजेनी, अपीरियोजेनी, अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक से अर्थ के क्रस्ट पर फोल्डिंग और फ्रैक्चरिंग होती है। इन प्रोसेसेस की वजह से अर्थ के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस हमें रॉक्स में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्सेसिव हीट या एनर्जी से
मेटामॉर्फिक रॉक्स के फॉर्म्स में भी चेंजेस होते हैं। तो ये था डायोस्ट्रोफिज्म। डायोस्ट्रोफिज्म के बाद आते हैं दूसरे एंडोजेनिक प्रोसेस वोल्केनिज्म पर। वोल्केनिज्म से हमारा मतलब है जब वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से अर्थ के सरफेस पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस प्रोसेस में हॉट मॉल्टन मैग्मा अर्थ के इंटीरियर से अर्थ के सरफेस पर आता है, जिससे फॉर्मेशन होता है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म का। वोल्केनो के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिटेल से जान चुके हैं। इसका डिटेल वीडियो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो ये थे एंडोजेनिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में शामिल है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एंडोजेनिक प्रोसेस एक ऐसा फोर्स है जो ऑरिजिनेट होता है अर्थ के इंटीरियर में। इस प्रोसेस में शामिल है डायोस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म। ये प्रोसेसेस अर्थ के इंटीरियर में कैसे काम करते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो अर्थ के सरफेस पर बाहर से काम करते हैं। बेसिकली एक्सोजेनिक प्रोसेसेस ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिटरमाइंड बाय द अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड आल्सो द ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फैक्टर्स। मेनली अर्थ के ऊपर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। इसके अलावा ग्रेडियंट जो क्रिएट होता है टेक्टोनिक फैक्टर्स की वजह से। ये दोनों ही एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर कैसे? अगर सन की बात करें तो अर्थ का सरफेस सन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, जिस वजह से टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है और इसी से वेदरिंग, इरोजन जैसे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं। अब अगर ग्रेडियंट की बात करें तो ये क्रिएट होता है टेक्टोनिक फैक्टर्स की वजह से। अब जरा सोचिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि टेक्टोनिक एक्टिविटी पार्ट है एंडोजेनिक प्रोसेसेस का। फिर ये टेक्टोनिक एक्टिविटी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को कैसे इम्पैक्ट करती है? एक्चुअल में टेक्टोनिक प्लेट्स के कन्वर्ज करने से फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स का, जिससे क्रिएशन होता है ग्रेडियंट मीन स्लोप का। इसीलिए सन की एनर्जी और ग्रेडियंट एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का पार्ट है। अब इस एक्सोजेनिक प्रोसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही स्लोप पर से मैटर का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। इसके अलावा हमारे अर्थ के मटेरियल को ब्रेक करने में स्ट्रेस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर बात करें स्ट्रेस की तो सो द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। मींस किसी भी यूनिट एरिया पर जितना भी फोर्स अप्लाइड होता है उसे कहा जाता है स्ट्रेस। और ग्रेविटेशनल पुल भी अर्थ के सरफेस पर स्ट्रेस डालता है। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन अ सॉलिड पुशिंग और पुलिंग। मींस इस स्ट्रेस की वजह से अर्थ का सरफेस या तो पुल या पुश होता है और यही स्ट्रेस रॉक्स या अर्थ के अदर मटेरियल को ब्रेक करता है। हमारे अर्थ के सरफेस पर शियर स्ट्रेस पड़ने का रिजल्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लिपेज। शियर स्ट्रेस से हमारा मतलब है जब अर्थ के सरफेस पर बाहर से हैमर या किसी और चीज को मारने से स्ट्रेस पड़ता है, जिससे अर्थ का सरफेस ब्रेक हो जाता है या रॉक्स एक दूसरे के सामने से स्लाइड पास्ट हो जाते हैं। नाउ बिसाइड्स द ग्रेविटेशनल स्ट्रेस अर्थ मटेरियल बिकम सब्जेक्टेड टू मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस। मींस ग्रेविटेशनल स्ट्रेस के अलावा मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भी अर्थ के सरफेस पर इंपैक्ट डालता है। पर कैसे? अर्थ पर पाए जाने वाली रॉक्स जो बनी होती हैं मॉलिक्यूल से। बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो मिनरल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज एक कॉमन मिनरल है जो कई तरह के रॉक्स में पाया जाता है। बेसिकली ये बनता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रेस पड़ने पर भी रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं। एक्चुअल में ऐसा होने का रीजन है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर में चेंज होना, जिससे रॉक्स का क्रिस्टलाइजेशन होता है या हाई टेम्परेचर की वजह से उनकी मेल्टिंग हो जाती है। इसके अलावा केमिकल प्रोसेसेस भी रॉक्स को होल्ड करने वाले मॉलिक्यूल्स को वीक कर देते हैं, जिससे उनमें फ्रैक्चरिंग या वो टूटकर अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाई टेम्परेचर में रॉक्स एक्सपेंड करते हैं जबकि ठंडे होने पर कॉन्ट्रैक्ट। अब हीटिंग और कूलिंग के रिपीटेड साइकिल से रॉक्स का एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करना, जिससे रॉक्स पर स्ट्रेस पड़ता है और इसी से फ्रैक्चरिंग होती है। कई बार रॉक्स के अंदर सॉल्युबल मिनरल्स पाए जाते हैं, जिससे ये मिनरल्स वाटर के साथ घुल जाते हैं और कई बार यही मिनरल्स सीमेंटिंग का काम भी करते हैं। सीमेंटिंग से हमारा मतलब है जब डिपोजिशन या प्रेसिपिटेशन के थ्रू रॉक्स के पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं। बेसिकली यहाँ हम कह सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पर वेदरिंग, मास मूवमेंट
और इरोजन होने के पीछे अर्थ के सरफेस पर पड़ने वाला स्ट्रेस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो अर्थ के मटेरियल को वीक या उसे ब्रेक कर देता है। और ऐसा हो पाता है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जैसे क्लाइमेटिक एलिमेंट्स की वजह से। तो अभी तक हमने जाना स्ट्रेस के बारे में। अब बात करते हैं टर्म डेन्यूडेशन की। ऑल द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर कवर्ड अंडर जनरल टर्म डेन्यूडेशन। बेसिकली एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो है डेन्यूडेशन। द वर्ड डेन्यूड मीन टू स्ट्रिप ऑफ और टू अनकवर, मीन्स किसी भी चीज की अपर लेयर का रिमूव होना, और ऐसा होता है थ्रू वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। बेसिकली इन सभी को डेन्यूडेशन में इंक्लूड किया जाता है। अब जरा इस चार्ट के जरिए डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस और ये किस फोर्स की वजह से होते हैं इससे जानते हैं। पहला प्रोसेस है वेदरिंग, और इसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो है ग्रेविटेशनल, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और केमिकल एक्शंस, जिसके बारे में हमने अभी जाना था। नेक्स्ट है मास मूवमेंट, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड इज इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है काइनेटिक एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण प्रोड्यूस होती है जब विंड, वाटर, आइस अर्थ के सरफेस पर मूव करते हैं, तो ये अपने साथ बहुत से सेडिमेंट्स या पार्टिकल्स को लेकर आते हैं, जिससे लैंड का इरोजन होता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन तीनों डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस को डिटेल से जानेंगे। अब हमने ये तो जान लिया कि एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में कौन से प्रोसेस शामिल है और इनके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है। अब बात करते हैं कि ये एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस अर्थ के सरफेस पर रीजन टू रीजन क्यों वरी करते हैं। एक्चुअल में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजंस, जिनमें थर्मल ग्रेडियंट में डिफरेंस देखने को मिलता है, जो क्रिएट होता है अर्थ के सरफेस पर लैटिट्यूडनल, सीजनल, लैंड एंड वाटर के स्प्रेड होने की वजह से। अगर लैटिट्यूडनल की बात करें तो आपने प्रीवियस क्लासेस में अर्थ के डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजंस के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन जो लाया करता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये रीजन रिसीव करता है डायरेक्ट हीट ऑफ सन, जिस वजह से यहाँ गर्मी काफी ज्यादा होती है और इसीलिए यहाँ कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। मींस यहाँ टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दोनों काफी हाई है, इसीलिए यहाँ वेदरिंग और इरोजन और मास वेस्टिंग ज्यादा होती है। बट जैसे जैसे हम इक्वेटोरियल रीजन से दूर जाते हैं वैसे वैसे सनलाइट का अमाउंट भी कम होता जाता है, जैसे कि पोल्स पर गर्मी में भी टेम्परेचर कम देखने को मिलता है और प्रेसिपिटेशन भी लेस होता है। इसीलिए इस रीजन में वेदरिंग, इरोजन का रेट काफी स्लो होता है। अब इन रीजन में सीजनल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जिससे लैंड और वाटर स्प्रेड में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि पोल्स पर बारिश कम जबकि इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा होती है। इसीलिए एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस भी रीजन टू रीजन वरी करते हैं, जैसे कि रीजन टू रीजन विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन में भी डिफरेंस होता है। कौन सा रीजन किस टाइप का या किस अमाउंट का प्रेसिपिटेशन रिसीव करता है, इसमें भी डिफरेंस होता है। इसके अलावा टेम्परेचर के डेली रेंज में डिफरेंस होना, फ्रीजिंग एंड थूइंग फ्रीक्वेंसी मींस आइस का जमना और उसके मेल्ट होने की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होना, एंड डेप्थ ऑफ फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन। इन शॉर्ट ये सभी एलिमेंट रीजन टू रीजन वरी करते हैं। इनमें वेरिएशन होने से यहाँ काम करने वाले जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब अगर ऐसा रीजन जहाँ क्लाइमेटिक फैक्टर इक्वल मींस एक जैसा भी है, तो ऐसे रीजन में भी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की इंटेंसिटी डिपेंड करती है वहां पाए जाने वाली रॉक्स के टाइप और स्ट्रक्चर पर। यहाँ रॉक्स के स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है एस्पेक्ट्स ऑफ रॉक्स, जैसे कि रॉक्स में फोल्ड्स, फॉल्ट्स, ओरिएंटेशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ बेड्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉइंट्स एंड बेडिंग प्लेन्स कितने हैं, रॉक्स जिस भी मिनरल से बने हैं वो हार्ड है या सॉफ्ट, इसके अलावा कितने केमिकल्स उनको अफेक्ट कर सकते हैं, वो रॉक्स परमिएबल हैं या इम्परमिएबल हैं, एटसेट्रा। मींस अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर क्लाइमेट सेम है तो वहां पाए जाने वाले रॉक्स के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कितने इफेक्टिवली वहां इरोजन, वेदरिंग कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विंड ब्लो करने पर सॉफ्ट रॉक्स की वेदरिंग ज्यादा होती है और हार्ड रॉक्स की कम। सेम इसी तरह से परमेबल रॉक्स जिनमें वाटर इजीली पास हो सकता है, उनकी वेदरिंग का रेट इम्परमेबल रॉक से ज्यादा होता है, क्योंकि इम्परमेबल रॉक ज्यादा वाटर रेजिस्टेंट होते हैं
इनकी वेदरिंग होने में काफी टाइम लगता है। इसीलिए अलग अलग तरह की रॉक्स अलग अलग तरह का रेसिस्टेंट प्रोड्यूस करती हैं। बट विंड, वाटर, आइस एटसेट्रा से हमारे अर्थ पर जो भी चेंजेस होते हैं वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के एक्शन काफी स्लो होते हैं, इसीलिए इनका इम्पैक्ट शॉर्ट नहीं लॉन्ग टाइम में दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट रीजन में पाए जाने वाली मशरूम रॉक्स, बेसिकली इन रॉक्स की शेप हमेशा से ऐसी नहीं थी। ओवर द टाइम विंड के एक्शन ने इन रॉक्स के लोअर पोर्शन को इरोड कर दिया, जिस वजह से आज हमें ये इस शेप में दिखाई देती हैं। अब हमारी अर्थ के सरफेस को चेंज करने में एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दोनों प्रोसेसेस ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आज हमें अर्थ का क्रस्ट जिस तरह का दिखाई देता है उसके एवोल्यूशन में बिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं, और टाइम के साथ अर्थ की क्रस्ट पर एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के जरिए बहुत से चेंजेस हुए हैं। तो ये थे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें शामिल था डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म, जबकि एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में शामिल है वेदरिंग, इरोजन और मास वेस्टिंग। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सभी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को वन बाय वन डिटेल से जानेंगे। व्हाट इज वेदरिंग? In simple words, it is a process by which rocks and minerals are broken down into smaller pieces. Means rocks का छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना। बेसिकली ये एक एक्सोजेनिक प्रोसेस है। एक्सोजेनिक ऐसे प्रोसेसेस हैं जो अर्थ के क्रस्ट पर बाहर से काम करते हैं, जिसमें शामिल है वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट वीडियो में हमने बात की एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वेदरिंग और उसके 3 मेजर ग्रुप्स के बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 6, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। वेदरिंग, जैसा कि हमने पहले भी कहा, इन सिंपल वर्ड्स वेदरिंग से हमारा मतलब है रॉक्स का स्मॉलर पीसेस में टूटना या उनका डीकंपोज होना। बट क्वेश्चन ये है, ऐसा होता क्यों है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स। आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में वेदर और क्लाइमेट के बीच के डिफरेंस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। वेदर से हमारा मतलब है शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया की एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, जैसे कि एक पर्टिकुलर डे में किसी भी जगह का टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड या वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। ये सभी एलिमेंट्स एक दिन में काफी फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। बेसिकली ये डे टू डे फिनोमिना होता है, जबकि किसी भी जगह की एक लॉन्ग टाइम के लिए एवरेज वेदर कंडीशंस को कहा जाता है क्लाइमेट। टिपिकली 30 इयर्स के लिए मीन्स किसी भी स्पेसिफिक जगह का एवरेज टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी या अदर वेरिएबल्स एक लॉन्ग पीरियड के लिए कैसे हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, जहां का एवरेज क्लाइमेट कोल्ड रहता है, जबकि राजस्थान का हॉट। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो वेदर और क्लाइमेट दोनों के ही एलिमेंट सेम होते हैं। अब यही एलिमेंट ओवर द टाइम अर्थ के मटेरियल को अफेक्ट करते हैं या अर्थ पर पाए जाने वाली रॉक्स को तोड़ देते हैं, और इसी को कहा जाता है वेदरिंग। अब अगर वेदरिंग के डेफिनेशन पर आए तो वो होगी, वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। मींस रॉक्स के मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन से हमारा मतलब है ग्रेविटी, स्ट्रेस की वजह से अर्थ के सरफेस का टूटना, और केमिकल डिकम्पोजिशन से हमारा मतलब है सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से रॉक्स का डिकम्पोज होना। आगे हम इन टर्म्स को और ज्यादा डिटेल से जानेंगे। अब ये मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन या केमिकल डिकम्पोजिशन होता क्यों है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वेदर और क्लाइमेट के वेरियस एलिमेंट्स, जिनके बारे में हमने अभी जाना। अब ये पूरा फिनोमिना कहलाता है वेदरिंग। वेदरिंग से जुड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट इज एन इन सिटू और ऑन सिटू प्रोसेस। मीन्स वेदरिंग के मटेरियल का बहुत कम या बिल्कुल भी मोशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसिव सनलाइट से किसी भी रॉक के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो सकते हैं, जिससे रॉक्स में फ्रैक्चरिंग हो सकती है या रॉक्स टूट सकते हैं। बट इन टूटी हुई रॉक्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस एक ही जगह पर, मीन्स उसी साइट पर और रॉक्स के अंदर होता है। इसीलिए ये एक इन सिटू और ऑन सिटू प्रोसेस है। अब वेदरिंग केवल वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स पर डिपेंड नहीं करती है। बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक और वेजिटेटिव फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस रीजन में वेजिटेशन काफी ज्यादा है, वहां का वेदरिंग रेट कम वेजिटेशन वाले रीजन से वरी करता है। सेम इसी तरह टोपोग्राफी, जैसे कि माउंटेन्स या प्लेट्यू पर भी
वेदरिंग का रेट एक दूसरे से वरी करता है। सेम इसी तरह क्लाइमेट में भी जिन रीजन्स में बारिश ज्यादा होती है वहां का वेदरिंग का रेट उन रीजन से वरी करता है जहां लेस रेनफॉल होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेदरिंग के प्रोसेसेस केवल क्लाइमेट टू क्लाइमेट वरी नहीं करते हैं, बट ये प्रोसेस मेंटल की डेप्थ में भी वरी करते हैं। मींस अर्थ के क्रस्ट की कितनी डेप्थ तक वेदरिंग होती है। फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन, यहाँ टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन काफी हाई होता है क्योंकि ये लाई करता है इक्वेटर पर, इसीलिए वेदरिंग की डेप्थ इस रीजन में ज्यादा होगी जबकि पोलर रीजन्स में कम। तो अभी तक हमने सिर्फ ये जाना कि वेदरिंग किसे कहा जाता है और फैक्टर्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब वेदरिंग प्रोसेसेस के 3 मेजर ग्रुप हैं, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। वन बाय वन इन्हें जानते हैं। केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस, जब केमिकल एक्शन के थ्रू रॉक्स का डीकम्पोजिशन होता है तो इसे कहा जाता है केमिकल वेदरिंग। रॉक्स के अंदर ये केमिकल चेंजेस होते हैं एयर और वाटर के एक्शन की वजह से, जो रॉक्स के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स को चेंज कर देते हैं। ये एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है। ये उन रीजन में ज्यादा होता है जहां टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दोनों बहुत हाई होते हैं, मेनली ट्रॉपिकल जोन्स में। केमिकल वेदरिंग में कई प्रोसेसेस शामिल हैं, जैसे कि सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो रॉक्स को डीकम्पोज, डिसॉल्व या फाइन क्लास्टिक स्टेट में रिड्यूस कर देते हैं। अब वन बाय वन इन सभी प्रोसेसेस को समझते हैं। नंबर 1 इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से हमारा मतलब है रॉक्स के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स का पानी में डिसॉल्व हो जाना और घुलने के बाद उसकी लीचिंग होना, इसी को कहा जाता है सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स बहुत से ऐसे सॉल्युबल मिनरल्स को कंटेन करते हैं जो इजिली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन एंड जिप्सम। जब रॉक्स में पाए जाने वाले मिनरल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो ये रॉक्स के स्ट्रक्चर को वीक कर देते हैं, जिससे रॉक्स का ब्रेक डाउन या ओवर द टाइम उनका फर्मेंटेशन हो जाता है। ऐसा मेनली उन एरियाज में होता है जहां रेनफॉल काफी हाई होता है या जहां ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा फ्लो करता है। नंबर 2 इज कार्बोनेशन। जब वाटर में मिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड रॉक्स को अफेक्ट करती है तो ये कहलाता है कार्बोनेशन। मेनली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर बनाती है H2CO3, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। जब यही कार्बोनिक एसिड रॉक्स में प्रेजेंट मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इस रिएक्शन से रॉक्स में प्रेजेंट मिनरल्स डिसॉल्व होकर निकल जाते हैं, जो रॉक्स को वीक कर देते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को ही कहा जाता है कार्बोनेशन। थर्ड प्रोसेस है हाइड्रेशन। इस प्रोसेस में वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन रॉक्स को डिसॉल्व करता है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रेशन। रॉक्स में कुछ ऐसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो वाटर कंटेनिंग हाइड्रोजन को अब्सॉर्ब कर अपने वॉल्यूम को बढ़ा लेते हैं और काफी हैवी हो जाते हैं, और रॉक्स इसी प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेक हो जाते हैं। इसके अलावा उनके कलर में भी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेमेटाइट, जिसका कलर है रेड, बट हाइड्रेशन के प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट होता है लेमेनाइट में, जिसका कलर होता है येलो। फोर्थ प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। एयर और वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन जब अफेक्ट करती है रॉक्स को तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। आपने अक्सर देखा होगा कई बार आयरन को रस्ट होते हुए, मींस उसमें जंग लगना, और ऐसा होने का रीजन है आयरन का एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। सेम इसी तरह बहुत से रॉक्स में पाया जाता है आयरन। अब जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन रेन वाटर में घुलकर रॉक्स में प्रेजेंट आयरन के साथ रिएक्ट करती है तो इसी से रॉक्स का डिकम्पोजिशन होता है। इसके अलावा रॉक्स के कलर में भी चेंजेस आते हैं, वो रेड, येलो या ब्राउन कलर में चेंज हो सकते हैं। ये चेंजेस आपने आयरन के रस्ट होने पर भी जरूर देखे होंगे। लास्ट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का अपोजिट है रिडक्शन। मींस जब हम कहें कि ऑक्सीजन के एडिशन की जगह ऑक्सीजन का रिमूव होना तो इसे कहा जाएगा रिडक्शन। मेनली इन प्रोसेस को समझने के बाद अब हम कह सकते हैं कि वाटर, एयर, जिसमें शामिल है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा हीट, ये तीनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रॉक्स के अंदर केमिकल प्रोसेसेस को काफी बढ़ा देते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोज होने से भी अंडरग्राउंड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज होती है, जो रॉक्स को अफेक्ट करती है। तो ये थे रॉक्स के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेसेस।
अब जानते हैं फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस के बारे में। फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग डिपेंड करती है बहुत से फोर्सेस पर। मींस फोर्स अप्लाइड कर किसी पर्टिकुलर चीज के टेक्सचर में चेंज आना। अब ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं? तो पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ के मटेरियल पर ओवरबर्डन प्रेशर और शेयरिंग स्ट्रेस डालता है, जैसे कि ओवरलेइंग रॉक्स यानी ऊपर वाली रॉक्स एंड सॉइल, अंडरलेइंग यानी नीचे वाली रॉक्स पर प्रेशर डालती हैं, जिससे रॉक्स में फ्रैक्चरिंग या रॉक्स का स्ट्रक्चर वीक हो जाता है, जिससे रॉक्स की वेदरिंग होती है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन फोर्सेस ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटी। कोई भी चीज गर्म होने पर एक्सपेंड करती है और यही चीज रॉक्स पर भी अप्लाई होती है। टेम्परेचर बढ़ने पर रॉक्स बहुत गर्म हो जाते हैं, जिससे उनका एक्सपेंशन होता है, जबकि टेम्परेचर कम होने पर रॉक्स ठंडे हो जाते हैं, जिस वजह से रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। रॉक्स के अंदर होने वाला यही एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन उनमें टेंशन्स और क्रैक्स को क्रिएट करता है और इसका रिजल्ट है रॉक्स का स्प्लिट हो जाना। इसका बेस्ट एग्जांपल है हॉट ड्राई डेजर्ट एरियाज, जहाँ के डेली टेम्परेचर में रैपिड चेंजेस होते हैं। डे में टेम्परेचर सडनली राइज हो जाता है, जिससे रॉक्स एक्सपेंड करते हैं, जबकि नाइट में टेम्परेचर सडनली बहुत कम हो जाता है और कई बार टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। और इसी वजह से इन एरियाज के रॉक्स में अल्टरनेट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो उनमें क्रैक्स को डेवलप कर उन्हें तोड़ देता है। इसके अलावा क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटी भी वेदरिंग में कंट्रीब्यूट करती है। कई बार रॉक्स में पड़ने वाले क्रैक्स के अंदर पानी पहुंचने के बाद उन क्रैक्स में पानी फ्रीज हो जाता है, जिससे रॉक्स एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है और यही एक्सपेंशन रॉक्स के क्रैक्स को और ज्यादा वाइड कर देता है, जिस वजह से रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फ्रॉस्ट वेजिंग। ऐसा अक्सर पोलर रीजन्स में होता है, जहां डे के टाइम पर रॉक्स के जॉइंट्स में वाटर फिल हो जाता है और नाइट में वही वाटर रॉक्स के अंदर फ्रीज हो जाता है। अब कई बार रॉक्स के अंदर बहुत से मिनरल क्रिस्टल बनते हैं, जिससे वो भी रॉक्स के अंदर अपनी जगह बनाते हैं और रॉक्स पर प्रेशर डालते हैं, जिस वजह से रॉक्स अक्सर ब्रेक हो जाते हैं। साथ साथ एनिमल एक्टिविटी भी रॉक्स की वेदरिंग में कंट्रीब्यूट करती है। थर्ड इज वाटर प्रेशर कंट्रोल्ड बाय वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल। मान लीजिए रॉक्स पर पानी का प्रेशर पड़ना, जैसे कि रेनफॉल होने पर रॉक्स का वेट होना और बाद में उनका ड्राई होना। ये वेट और ड्राई होने का कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है, जो रॉक्स को इम्पैक्ट करता है। बेसिकली रॉक्स पर पड़ने वाले ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है, क्योंकि रॉक्स में ये चेंजेस बहुत लंबे समय में होते हैं। इसीलिए फिजिकल वेदरिंग के थ्रू रॉक्स को टूटने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अब ये सभी फोर्सेस अर्थ के ऊपर और अर्थ के मटेरियल के अंदर से भी आती हैं, क्योंकि हम लास्ट कुछ वीडियोस में जान चुके हैं कि अर्थ के इंटीरियर में भी फोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो अर्थ के मटेरियल को तोड़ देते हैं। मेनली अब अगर देखा जाए तो फिजिकल वेदरिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है थर्मल एक्सपेंशन और प्रेशर। ये सभी प्रोसेसेस बहुत स्लो होते हैं, बट रॉक्स को बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रॉक्स कंटिन्यूअसली फैटिक हो जाते हैं। तो अभी तक हम केमिकल और फिजिकल वेदरिंग को डिटेल से जान चुके हैं। अब आते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग पर। बायोलॉजिकल वेदरिंग में या तो मिनरल्स और आयंस रॉक्स में ऐड होते हैं या रॉक्स से रिमूव होते हैं, और ऐसा मेनली होता है ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेसिकली हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल वेदरिंग में शामिल है एक्शंस ऑफ एनिमल एंड इंसेक्ट्स, वेजिटेशन एंड मैन। सबसे पहले बात करते हैं एनिमल और इंसेक्ट्स के बारे में। हम जानते हैं कि अर्थ पर मिलियंस ऑफ एनिमल्स और इंसेक्ट प्रेजेंट हैं, जैसे कि डॉग्स, रैबिट्स, रैट्स, जैकल्स, अर्थवॉर्म, टर्माइट्स, रोडेंट एटसेट्रा। ये सभी एनिमल और इंसेक्ट्स लार्ज क्वांटिटीज में रॉक्स और सॉइल को अपना हैबिटेट और फूड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कंज्यूम करते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म्स, रैट्स रोडेंट के द्वारा बोरोइंग और वेजिंग करना। आपने अक्सर देखा होगा ये कुछ ऐसे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल या रॉक्स में कुछ इस तरह अपनी जगह बना लेते हैं, जिस वजह से इस स्पेस के थ्रू इन जगहों में मॉइस्चर और एयर चला जाता है, और इसी से केमिकल चेंजेस होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं, और इसी वजह से रॉक्स वीक या डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। एज वेल एज डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जो प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमिक, कार्बोनिक और अदर एसिड्स। ये एलिमेंट्स डिके को एनहांस करते हैं और कुछ एलिमेंट्स की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं, और इसी का रिजल्ट है बायोलॉजिकल वेदरिंग।
नेक्स्ट इज वेजिटेशन। प्लांट्स के रूट्स भी रॉक्स की वेदरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स की लंबी रूट्स जो अर्थ के मटेरियल पर प्रेशर डालती हैं और मैकेनिकली रॉक्स को तोड़ देती हैं। एट लास्ट ह्यूमंस के द्वारा की जाने वाली बहुत सी एक्टिविटीज जैसे कि प्लाउगिंग या सॉइल को कल्टीवेट करना, इसके अलावा क्वेरिंग, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन करना, जिस वजह से वेदरिंग का प्रोसेस और ज्यादा तेज हो जाता है। तो ये था बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब अगर एक बार अभी तक जो भी हमने जाना उसे समराइज करें तो वो कुछ ऐसा होगा। वेदरिंग में शामिल है 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ वेदरिंग: केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। केमिकल वेदरिंग में शामिल है कई प्रोसेसेस जैसे कि सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देन आता है फिजिकल वेदरिंग, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, एक्सपेंशन फोर्सेस ड्यू टू टेम्परेचर और वाटर प्रेशर कंट्रोल्ड बाय वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स। लास्ट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, वेजिटेशन एंड ह्यूमंस। इतना सब जानने के बाद अब बात करते हैं स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग की, जो है एक्सफोलिएशन। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जाना था फिजिकल वेदरिंग के बारे में, जिसमें हमने देखा कि टेम्परेचर में सडन चेंजेस होने से रॉक्स में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है। अब इसी का रिजल्ट है एक्सफोलिएशन। बेसिकली एक्सफोलिएशन कोई प्रोसेस नहीं बल्कि रिजल्ट है। मेनली रॉक्स के अंदर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से रॉक्स के आउटर लेयर पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से रॉक्स का आउटर लेयर रॉक्स के मेन मास से पील्ड ऑफ हो जाता है। मींस हमारे सरफेस पर बहुत सी लेयर्स होती हैं। जब ये लेयर्स निकलने लगती हैं तो इसे ही कहा जाता है एक्सफोलिएशन। ये ऐसा ही है जब हम अनियन की लेयर्स को अलग करते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को अनियन पीलिंग भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में रॉक्स और बेड रॉक्स के ऊपर जो कर्व्ड शीट्स ऑफ शेल्स होते हैं उनकी फ्लेकिंग हो जाती है। मींस किसी राउंडेड रॉक या किसी प्लेन सरफेस से लेयर्स का निकल कर अलग हो जाना, जिन्हें बेसिकली फ्लेक्स कहा जाता है, और इसी की वजह से सरफेस काफी स्मूथ और राउंडेड हो जाता है। रॉक्स लाइक ग्रेनाइट, स्मूथ सरफेस्ड, स्मॉल राउंडेड रॉक्स और बिग बोल्डर्स, जिन्हें टोर्स भी कहा जाता है, ये सभी फॉर्म्ड होते हैं एक्सफोलिएशन के थ्रू। अब तक हम वेदरिंग के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, बट अगेन आता है एक और क्वेश्चन, आखिर वेदरिंग की सिग्निफिकेंस है क्या? तो चलिए अब जानते हैं वेदरिंग की सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू ही रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं, मींस छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, और रॉक्स के इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स से फॉर्मेशन होता है रेगुलिथ और सॉइल का, और इसी वेदरिंग से इरोजन और मास मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, जो रिजल्ट है फॉरेस्ट का, और ये फॉरेस्ट डिपेंड करते हैं मेंटल में होने वाली वेदरिंग की डेप्थ पर कैसे? फॉरेस्ट एरियाज के ग्रो होने का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सॉइल, क्योंकि विदाउट सॉइल लार्ज स्केल में फॉरेस्ट एरियाज की ग्रोथ इम्पॉसिबल है। अब इस सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड होता है रॉक्स की वेदरिंग पर। वेदरिंग होगी तो सॉइल का फॉर्मेशन होगा। देन सॉइल की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि किस जगह पर कितना फॉरेस्ट एरिया डेवलप होगा। जितना डेंस फॉरेस्ट एरिया होगा वहां पाए जाने वाली बायोडाइवर्सिटी भी उतनी ही रिच होगी। इसके अलावा इरोजन कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ द रॉक्स आर नॉट वेदर्ड। मींस वेदरिंग के साथ साथ इरोजन और मास वेस्टिंग के प्रोसेस भी चलते रहते हैं, जो किसी भी रिलीफ में चेंजेस लेकर उस लैंडफॉर्म को पूरी तरह चेंज कर देते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पर सेडिमेंटेड डिपॉजिट का माउंटेन नजर आए, धीरे धीरे इस माउंटेन की वेदरिंग होगी। देन इरोजन और मास वेस्टिंग के जरिए हजारों साल बाद हो सकता है कि आपको ये माउंटेन नजर ही ना आए और वो प्लेन सरफेस में चेंज हो जाए। एट लास्ट हम जानते हैं कि रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं बहुत से वैल्यूएबल मिनरल्स, जैसे कि आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा, जो कि नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। वेदरिंग के थ्रू ये मिनरल्स रॉक से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कई बार जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तो उस पर्टिकुलर रॉक से कुछ केमिकल और फिजिकल लीचिंग के चलते अनवांटेड एलिमेंट्स अलग हो जाते हैं, जिस वजह से उसमें यूजेबल एलिमेंट्स बच जाते हैं जो काफी वैल्यूएबल होते हैं, और हमारे लिए ये एक तरह से एनरिचमेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, जो कि एक एक्सोजेनिक प्रोसेस है। अब दूसरा एक्सोजेनिक प्रोसेस है मास मूवमेंट, जिसे मास वेस्टिंग भी कहा जाता है। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉइल
रॉक्स, डेब्रिस और ऑर्गेनिक मटेरियल्स ग्रेविटी की वजह से किसी स्लोप से नीचे खिसक जाते हैं। यह ऐसा जियोलॉजिकल प्रोसेस है जो किसी भी लैंडस्केप को शेप देने में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। मटेरियल का ये मूवमेंट काफी तेज और धीरे भी हो सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मास मूवमेंट से हमारा मतलब है लैंडस्लाइड्स का होना? तो आंसर है नहीं। ये दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। पर कैसे? तो इसे समझने के लिए हमें इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में जानना होगा। बेसिकली ये दोनों ही एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जिसमें शामिल है वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। वेदरिंग को हम लास्ट वीडियो में डिटेल से जान चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे एक्सोजेनिक प्रोसेस मास मूवमेंट की तरफ। मास मूवमेंट, मान लीजिए ये है एक स्लोप जिसके ऊपर कुछ बड़ी बड़ी रॉक्स या चट्टाने हैं। अब ये रॉक्स फ्रिक्शन की वजह से इस स्लोप से अटैच्ड हैं। अब अगर ये फ्रिक्शन लूज हो जाए तो ऑब्वियस है ये रॉक्स खिसक कर नीचे आ सकते हैं। बट क्वेश्चन ये भी है कि इनके बीच का ये फ्रिक्शन आखिर लूज हुआ कैसे? तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि रेन वाटर, क्योंकि गैप्स के थ्रू वाटर इन रॉक्स में चला जाता है जो हिल्स पर जमे इन रॉक्स में फ्रिक्शन को लूज कर देता है, जिससे यहाँ काम करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और ये रॉक्स इसी वजह से नीचे खिसक सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेशन, क्योंकि हम इतना तो जानते ही हैं कि पेड़ों की जड़ें रॉक्स, सॉइल, डेब्रिस को होल्ड करके रखती हैं। कई बार वेजिटेशन का होल्ड रॉक से लूज होने लगता है, तब ग्रेविटी की वजह से ये रॉक्स नीचे आ गिरते हैं। मेनली हम कह सकते हैं यहाँ जो प्राइमरी फोर्स है वो है ग्रेविटी, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में रॉक्स, सॉइल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल किसी हिल्स यानी स्लोप से नीचे खिसक जाते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि एयर, आइस, वाटर अपने साथ इन रॉक्स या डेब्रिस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि यहाँ रॉक्स के गिरने की सबसे पहली वजह होगी ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी ही है जो सभी चीजों को नीचे की तरफ लेकर आती है, चाहे वो एयर, वाटर, आइस ही क्यों ना हो। अब जैसा कि हमने पहले भी कहा, मास मूवमेंट ग्रेजुअल और रैपिड भी हो सकता है। मींस ये चट्टाने धीरे धीरे या एकदम से भी नीचे खिसक सकती हैं। मास मूवमेंट स्लो होगा या रैपिड, इसके लिए भी बहुत से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि क्रीप, फ्लो, स्लाइड या फॉल। क्रीप जो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जिसमें धीरे धीरे हील्स के स्लोप पर से सॉइल नीचे मूव करती है। ये प्रोसेस इतना स्लो है जो हमें दिखाई नहीं देता है, बट ये एक कंटिन्यूअस यानी लगातार चलने वाला प्रोसेस है। दूसरा फ्लो। फ्लो से हमारा मतलब है सॉइल और चट्टानों का तेजी से बहना, जैसे कि मड फ्लो यानी कीचड़, डेब्रिस और सॉइल का फ्लो करना। ये तब होता है जब मटेरियल पानी से पूरी तरह भर जाता है और स्लोप पर से ये मटेरियल नीचे की तरफ बहना शुरू कर देता है। देन आता है स्लाइडिंग, जब लार्ज मास ऑफ सॉइल और रॉक्स अचानक से नीचे आ जाएं, और ऐसा होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक्स और ह्यूमन एक्टिविटीज। बट ये सभी सेकेंडरी फोर्स है। मास मूवमेंट का प्राइमरी फोर्स है ग्रेविटी, जो मैटर के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करता है, जैसे कि बेडरॉक और वेदर्ड मटेरियल पर। बट फिर भी हम कह सकते हैं कि मास मूवमेंट से पहले वेदरिंग हो ये जरूरी नहीं है, बट वेदरिंग के हो जाने से मास मूवमेंट होने में हेल्प मिलती है, क्योंकि अनवेदर्ड मटेरियल के कंपैरिजन में मास मूवमेंट वेदर्ड स्लोप पर ज्यादा एक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये है एक स्लोप जिस पर कुछ रॉक्स या चट्टाने इस तरह अटैच्ड हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस रॉक पर एयर, वाटर, आइस जैसे एजेंट्स काम कर रहे होंगे, इसीलिए इन रॉक्स में वेदरिंग हो सकती है, जिस वजह से इन रॉक्स के जॉइंट्स वीक पड़ सकते हैं और ऐसा होने पर ये रॉक्स नीचे आ सकती हैं। अब एक और केस लेते हैं जिसमें इन रॉक्स में वेदरिंग नहीं होती है, बट हील्स के नीचे कुछ ऐसे एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे कि रोड्स का कंस्ट्रक्ट करना, माइनिंग एक्टिविटीज, टनल को कंस्ट्रक्ट करना, जिस वजह से ये रॉक्स नीचे आ सकती हैं। इसीलिए वेदरिंग मास मूवमेंट के लिए प्री रिक्विसाइट कंडीशन नहीं है। इसके अलावा जैसे कि हमने पहले भी कहा, मास मूवमेंट में रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एंड करंट्स जैसे जियोमॉर्फिक एजेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ अगर कोई प्राइमरी फोर्स काम करता है तो वो है सिर्फ ग्रेविटी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मास मूवमेंट डू नॉट कम अंडर इरोजन। मींस मास मूवमेंट इरोजन की कैटेगरी में भी नहीं आता है, क्योंकि इरोजन का मतलब है मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। बट टेक्निकली इस डेफिनेशन के अंदर मास मूवमेंट नहीं आता है, क्योंकि इरोजन के लिए जरूरत होती है
किसी ना किसी एजेंट की, जैसे कि विंड, वाटर, आइस एक्सेट्रा। बट इन एजेंट्स के बिना अगर सिर्फ ग्रेविटी की वजह से मटेरियल का स्लो या रैपिड मूवमेंट होता है तो इसे कहा जाता है मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग। अब जब एक स्लोप के ऊपर से मटेरियल नीचे की तरफ आता है तो इस दौरान बहुत से रेसिस्टेंट यानी रुकावटें आती हैं। अब ये रेसिस्टेंट का जो शेयरिंग फोर्स होगा, मींस जिस हद तक ये रेसिस्टेंट ऊपर के फोर्स को रोक सकता है उसी हद तक ये मटेरियल वहां पर स्टैंड रहेगा। बट कुछ टाइम बाद ये मटेरियल नीचे आ ही जाएगा। इसके अलावा वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स, थिनली बेडेड रॉक्स, फॉल्ट्स, स्टीपली डिपिंग बेड्स, वर्टिकल क्लिफ्स और स्टीप स्लोप्स, abundant precipitation and torrential rains and scarcity of vegetation मास मूवमेंट को फेवर करते हैं। अब आते हैं कुछ मेन पॉइंट्स पर, जैसे कि मास मूवमेंट से पहले बहुत से एक्टिवेटिंग कॉजेस भी होते हैं जो बढ़ावा देते हैं मास वेस्टिंग को, जैसे कि नंबर 1, रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल अबव थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स अगर उस पार्टिकुलर रॉक्स को होल्ड करने वाला एजेंट नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से उस जगह से रिमूव हो जाए, जिस वजह से इनके बीच के जॉइंट्स कमजोर पड़ जाएं, तब भी मास मूवमेंट हो सकता है। सेकंड इज इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप्स, मींस अगर उस पार्टिकुलर ग्रेडियंट और स्लोप्स की हाइट बढ़ जाए तो ये भी मास मूवमेंट को बढ़ावा देता है। थर्ड इज ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल नेचुरली और आर्टिफिशियल फिलिंग, यानी पार्टिकुलर एलिमेंट जो पहले से एग्जिस्ट करता था और अब उसके ऊपर नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से और ज्यादा मटेरियल आकर गिर जाए तो ऐसे में भी मास मूवमेंट होता है। फोर्थ इज ओवरलोडिंग ड्यू टू हेवी रेनफॉल, सैचुरेशन एंड ल्यूब्रिकेशन ऑफ स्लोप मटेरियल्स। इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से रॉक्स के बीच के फ्रिक्शन लूज हो जाता है, जिससे ग्रेविटी के कारण वो चट्टानें नीचे खिसक जाती हैं। फिफ्थ इज रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेस, मींस मटेरियल का रिमूव होना या ओरिजिनल स्लोप सरफेस पर लोड आ जाने से भी मास मूवमेंट होता है। सिक्स्थ इज ऑक्यूरेंस ऑफ अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन और मशीनरी। जाहिर सी बात है, अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन या किसी भी तरह का हैवी मशीन को चलाना रॉक्स को वीक कर देता है, जिससे होता है मास मूवमेंट। सेवेंथ, एक्सेसिव नेचुरल सीपेज, मींस जब एक्सेसिव अमाउंट में धीरे धीरे वाटर, सॉइल, रॉक्स और अदर पोरस मटेरियल में मूव हो जाता है, जो रॉक्स के मॉलिक्यूल्स या उन्हें होल्ड रखने वाले फोर्स को वीक कर देता है, जिससे वो नीचे खिसक जाते हैं। एथ इज हैवी ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स, रिजर्वर एंड रिवर्स, लीडिंग टू स्लो आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अंडर द स्लोप्स और रिवर बैंक्स, मींस लेक्स, रिजर्वर या रिवर से भारी मात्रा में पानी निकलने से भी मास मूवमेंट हो सकता है। लास्ट इज इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। हम जानते हैं कि प्लांट्स के रूट्स सॉइल और रॉक्स को होल्ड करके रखते हैं। बहुत ज्यादा वेजिटेशन को लार्ज अमाउंट में कट करने से सॉइल लूज हो जाती है या रॉक्स का फ्रिक्शन भी लूज हो जाता है, जिससे होता है मास मूवमेंट। एट लास्ट, मास मूवमेंट में 3 प्रोसेसेस होते हैं, हीव, फ्लो और स्लाइड। हीव से हमारा मतलब है हिल्स पर रेनफॉल हुआ जो सॉइल के अंदर चला गया, बट बहुत कम टेम्परेचर होने की वजह से ये वाटर आइस क्रिस्टल में बदल जाता है, जो सॉइल को उखाड़कर नीचे की तरफ फेंक देता है और इसी से मास वेस्टिंग बढ़ती है। फ्लो से हमारा मतलब है सॉइल का धीरे धीरे फ्लो करना और स्लाइड का मतलब है एकदम से मटेरियल का नीचे खिसक जाना। सो दिस इज ऑल अबाउट मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग। लैंडस्लाइड्स, जो कि टाइप है मास वेस्टिंग का। इस प्रोसेस में सिग्निफिकेंट अमाउंट में अर्थ मटेरियल जैसे कि रॉक, सॉइल, डेब्रिस ग्रेविटी की वजह से स्लोप से नीचे की तरफ आ गिरते हैं। बेसिकली यहाँ हम कह सकते हैं कि जो एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ मास मूवमेंट होते हैं उसमें शामिल है लैंडस्लाइड्स। मास मूवमेंट के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिटेल से जान चुके हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे लैंडस्लाइड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। लैंडस्लाइड्स। A landslide is a mass movement of material such as rock, earth or debris down a slope. Means rock, soil, debris या पूरा का पूरा लैंड मास जब ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ स्लाइड कर जाता है तो उसे कहा जाता है लैंडस्लाइड। अब जैसा कि हमने मास मूवमेंट में भी कहा था कि मटेरियल के नीचे खिसक जाने का प्राइमरी फैक्टर है ग्रेविटी, बट इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जैसे कि एक्सेसिव रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन, अर्थक्वेक, ह्यूमन एक्टिविटीज एटसेट्रा। लैंडस्लाइड्स में मटेरियल का मूवमेंट रैपिड और सडन होता है और ये मटेरियल मेनली ड्राई होता है, जबकि मास मूवमेंट में हमने देखा कि उसमें मटेरियल का मूवमेंट ग्रेजुअल और रैपिड दोनों हो सकता है। अब लैंडस्लाइड में किस साइज और शेप का मास नीचे गिरेगा
वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो मास जिस हिल से गिर रहा है उस हिल का स्लोप कैसा है और उस हिल के रॉक्स की डिसकंटिन्यूटीज कितनी हैं, रॉक्स में वेदरिंग किस अमाउंट में है और उस पार्टिकुलर स्लोप की स्टीपनेस कितनी है। अब लैंडस्लाइड में मटेरियल का मूवमेंट कई तरह का होता है और इसी बेसिस पर लैंडस्लाइड्स के सेवरल टाइप हो सकते हैं। जैसे कि पहला टाइप है स्लम्प, स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक्स debris with a backward rotation with respect to the slope over which the movement take place। स्लम्प में मोस्ट इंपॉर्टेंट है रॉक डेब्रिस का बैकवर्ड रोटेशन। मान लीजिए ये है एक स्लोप। अब एक्सेसिव रेनफॉल होने से हिल पर मौजूद मटेरियल पानी से पूरी तरह भर जाता है। अब जब ये मटेरियल काफी हैवी हो जाता है तो इसके नीचे मौजूद मटेरियल की स्टेबिलिटी काफी वीक होने लगती है, जिस वजह से नीचे वाला मटेरियल नीचे की ओर गिरना या स्लम्प होने लगता है। इस प्रोसेस में नीचे वाले मटेरियल का मूवमेंट ऊपर वाले मटेरियल से काफी तेज होता है, जिस वजह से अपर मटेरियल पीछे की तरफ गिरता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही लोअर मटेरियल नीचे की तरफ गिरता है वो अपर मटेरियल की लेयर को पीछे की तरफ खींचता है और इसी को कहा जाता है डेब्रिस का बैकवर्ड रोटेशन। दूसरा है डेब्रिस स्लाइड, रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्रिस विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मास। यहाँ पर रॉक्स के टूटे हुए टुकड़े, सॉइल और अदर मास मटेरियल काफी तेजी से एक स्लोप से नीचे की तरफ स्लाइड कर जाता है बिना किसी बैकवर्ड रोटेशन के। ऐसा तब होता है जब स्टीप स्लोप अनस्टेबल हो जाए और ऐसा अक्सर एक्सेसिव रेनफॉल, रैपिड स्नोमेल्ट, अर्थक्वेक और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है। नेक्स्ट इज डेब्रिस फॉल। इट इज नियरली अ फ्री फॉल ऑफ अर्थ डेब्रिस फ्रॉम अ वर्टिकल और ओवरहैंगिंग फेस। जब एक स्लोप से लार्ज अमाउंट में डेब्रिस के स्लाइड होने की जगह केवल कुछ या सिंगल डेब्रिस किसी वर्टिकल और ओवरहैंगिंग फेस से नीचे आ गिरते हैं तो इसे कहा जाता है डेब्रिस फॉल। बेसिकली ये डेब्रिस हिल से बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं होते हैं और जब ये किसी ना किसी वजह से जैसे कि स्नोमेल्ट, अर्थक्वेक या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से स्टेबिलिटी खो देते हैं तब ये ग्रेविटी की वजह से हिल से नीचे आ गिरते हैं। यहाँ स्लाइड और फॉल में डिफरेंस ये है कि स्लाइड होने पर मास ऑफ सॉइल, रॉक और अदर डेब्रिस स्लोप से नीचे की तरफ स्लाइड यानी खिसक जाते हैं। ये मूवमेंट टिपिकली काफी रैपिड होता है और ऐसा होने के फैक्टर्स होते हैं हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक या ह्यूमन एक्टिविटीज, जिस वजह से एक स्लोप डिस्टेबलाइज हो जाता है। जबकि फॉल में अचानक रॉक या डेब्रिस नीचे आ गिरते हैं। अब ये रॉक सिंगल भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ रॉक्स भी हो सकते हैं। ये रॉक अक्सर किसी क्लिफ, स्टीप स्लोप या हायर एलिवेशन से डायरेक्टली सरफेस पर आ गिरते हैं और ऐसा अक्सर वेदरिंग और इरोजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। ये प्रोसेस रॉक्स या डेब्रिस की स्टेबिलिटी को वीक कर देते हैं, जबकि ऐसा होने के अदर फैक्टर्स भी हैं जैसे कि रेनफॉल, अर्थक्वेक, ह्यूमन एक्टिविटीज एटसेट्रा। नेक्स्ट इज रॉक स्लाइड, स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक masses down bedding, joint or fault surfaces over steep slopes. Rock sliding is very fast and destructive. अब जब रॉक्स यानी बड़े पत्थर स्लोप से नीचे की तरफ स्लाइड कर जाते हैं, अर्थक्वेक, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हिल्स पर जमे इन रॉक्स को मोमेंटम मिल जाता है, जिस वजह से बहुत से इंडिविजुअल रॉक्स नीचे की तरफ स्लाइड कर जाते हैं और इसी को रॉक स्लाइड कहा जाता है। अगर स्लोप काफी ज्यादा स्टीप है तो जाहिर सी बात है कि रॉक्स का मूवमेंट काफी तेज होगा और इसीलिए काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। लास्ट इज रॉक फॉल। It is free falling of rock blocks over any steep slope, keeping itself away from the slope. जब बहुत सी रॉक्स ना होकर केवल सिंगल रॉक स्लोप पर से ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गिरते हैं तो उसे कहा जाता है रॉक फॉल। तो ये थे लैंडस्लाइड्स में टाइप ऑफ मूवमेंट। अब अगर बात करें स्पेसिफिकली इंडिया की तो हमारी कंट्री में डेब्रिस एवलांच और लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स पर। अब अगर हिमालयन रीजन की बात करें तो इस रीजन में डेब्रिस एवलांच और लैंडस्लाइड्स काफी फ्रिक्वेंट देखने को मिलते हैं और ऐसा होने के कई रीजंस हैं, जैसे कि ये रीजन टेक्टोनिकली काफी ज्यादा एक्टिव है, जिस वजह से यहाँ दो प्लेट कन्वर्ज कर रही हैं और इसी वजह से यहाँ लैंडस्लाइड्स काफी ज्यादा फ्रिक्वेंट हैं। इसके अलावा ये मोस्टली बने हैं सेडिमेंट्री रॉक्स एंड अनकंसोलिडेटेड एंड सेमी अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से। मींस ये बहुत ज्यादा मजबूत मटेरियल से नहीं बने हैं, जिस वजह से ये रीजन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। देन स्लोप्स काफी ज्यादा स्टीप है, जिस वजह से मटेरियल काफी तेजी से नीचे की तरफ खिसक जाता है। अब अगर बात करें वेस्टर्न घाट्स की तो इस रीजन में भी हमें डेब्रिस एवलांच और लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में काफी लैंडस्लाइड्स आते हैं। जबकि हिमालयन रीजन के कंपैरिजन में ये रीजन काफी ज्यादा स्टेबल है। मींस यहाँ कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती है,
साथ साथ ये रीजन कंसोलिडेटेड है, मींस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना है, जैसे कि ये बना है इग्नियस रॉक से। फिर यहाँ लैंडस्लाइड्स क्यों आते हैं? तो इसके भी कई रीजंस हैं, जैसे कि स्टीप स्लोप, माइनिंग एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन, हैवी रेनफॉल। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैंडस्लाइड। इरोजन एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जियोमॉर्फिक एजेंट्स जैसे कि रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर एटसेट्रा के थ्रू अर्थ के सरफेस से सॉइल और रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े वॉर्न अवे यानी हट जाते हैं। और जब यही इरोडेड हुआ मटेरियल किसी जगह पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है तो इसे कहा जाता है डिपोजिशन। इरोजन एंड डिपोजिशन एक डेन्यूडेशनल प्रोसेस है। इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जो अर्थ के सरफेस को वियर डाउन मींस उसका डिग्रेडेशन करता है, और डिपोजिशन के थ्रू अर्थ के सरफेस का एग्रीडेशन होता है। इरोजन इन्वॉल्व्स अ एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस। एक्विजिशन से हमारा मतलब है जब रॉक और सॉइल के पार्टिकल्स अपनी ओरिजिनल लोकेशन से लूज या डिटैच्ड हो जाएं, और जब यही लूज और डिटैच्ड हुआ मटेरियल डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है तो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन में ये दोनों ही प्रोसेसेस शामिल हैं, रॉक डेब्रिस का एक्विजिशन और ट्रांसपोर्टेशन। बट क्वेश्चन ये है कि ये मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता कैसे है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स जैसे कि रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड एंड वेव्स, जो मटेरियल को एक जगह से रिमूव कर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये भी आता है कि इरोजन वेदरिंग से किस तरह डिफरेंट है? तो हम जान चुके हैं कि वेदरिंग एक इन सिटू एंड ऑन सिटू प्रोसेस है, मींस जिसमें किसी स्पेसिफिक जगह पर रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है। बट इरोजन में वो टूटे हुए पार्टिकल्स इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, जबकि वेदरिंग में मटेरियल का मूवमेंट नहीं होता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें पहले वेदरिंग के थ्रू मैसिव रॉक्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। देन इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड एटसेट्रा इन फ्रेगमेंट्स को एक जगह से रिमूव कर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। पर यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि इरोजन होने के लिए रॉक्स में वेदरिंग हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा एब्रेशन बाय रॉक डेब्रिस कैरिड बाय दीज जियोमॉर्फिक एजेंट्स आल्सो एड्स ग्रेटली इन इरोजन। मींस इरोजन में एक और प्रोसेस होता है एब्रेशन, जिसमें रॉक्स एक दूसरे से टकराती हैं जिससे वो टूट जाती हैं, और ये प्रोसेस भी इरोजन को एड करता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए रिवर जो अपने साथ बहुत सा मटेरियल लेकर चलती है, साथ ही वो जहाँ से फ्लो करती है वो उस रीजन को भी इरोड करती है। अब जाहिर सी बात है कि इस इरोडेड मटेरियल में रॉक्स भी शामिल होंगी। अब जब पानी के तेज बहाव से ये रॉक्स एक दूसरे से टकराती हैं, तब इस टकराव की वजह से रॉक्स के बीच फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है और वो टूट जाती हैं, जिससे और ज्यादा इरोजन होता है। और अब ये टूटी हुई रॉक्स भी पानी के साथ फ्लो करना शुरू कर देती हैं। इसीलिए एब्रेशन भी इरोजन में सहायक होता है। यहाँ हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि वेदरिंग इरोजन को एड करता है। मींस वेदरिंग का प्रोसेस इरोजन में सहायक होता है, बट ये इरोजन के लिए प्री कंडीशन नहीं है। मींस जरूरी नहीं है कि वेदरिंग होगी तो ही इरोजन होगा। वेदरिंग हुए बिना भी इरोजन हो सकता है, क्योंकि वेदरिंग हुए बिना भी ऑलरेडी डेब्रिस या रॉक्स के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स अर्थ के सरफेस पर लाए करते हैं, और इरोजन के थ्रू ये फ्रेगमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। अब जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस हैं। इन सब में से इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के सरफेस को कंटिन्यूअसली चेंज करने के लिए। अगर हम स्पेसिफिकली इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसे कंट्रोल करती है काइनेटिक एनर्जी। हम लास्ट कुछ वीडियोस में जान चुके हैं कि वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेदर एंड क्लाइमेट के एलिमेंट्स। मास मूवमेंट के पीछे ड्राइविंग फोर्स है ग्रेविटी। इसी तरह इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन के पीछे ड्राइविंग फोर्स है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मींस मूविंग एनर्जी, जैसे कि रनिंग वाटर, विंड, वेव्स एटसेट्रा में काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें रिवर फ्लो होते हुए दिखाई देती है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, और मॉलिक्यूल्स में ये मोशन होता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। अब इरोजन में भी जियोमॉर्फिक एजेंट्स के थ्रू मटेरियल का मूवमेंट होता है जिसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसीलिए इरोजन का ड्राइविंग फोर्स है काइनेटिक एनर्जी। द इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ मटेरियल इज ब्रॉट अबाउट विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर। अब हम इतना तो जान ही चुके हैं कि इरोजन में ये सभी एजेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सभी में से विंड, रनिंग वाटर एंड ग्लेशियर्स ऐसे एजेंट्स हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं।
क्योंकि इतना तो हम जानते ही हैं कि विंड मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और किसी भी जगह पर हाई प्रेशर या लो प्रेशर डिपेंड करता है उस जगह का वेदर और क्लाइमेट पर। अब प्रेसिपिटेशन भी पूरी तरह डिपेंड करता है वेदर और क्लाइमेट पर। अब प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा तो अर्थ के सरफेस पर वाटर ज्यादा फ्लो होगा, और अगर प्रेसिपिटेशन कम होगा तो अर्थ के सरफेस पर वाटर का फ्लो कम होगा। इसके अलावा ग्लेशियर्स भी पूरी तरह किसी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड होते हैं, और ये तीनों एजेंट्स मैटर के 3 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि विंड जो रिप्रेजेंट करती है गैसियस स्टेट को, वाटर लिक्विड, और ग्लेशियर सॉलिड को। इरोजन के बाकी 2 एजेंट्स वेव्स एंड ग्राउंड वाटर क्लाइमेट के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते हैं, जैसे कि वेव्स, इट इज द लोकेशन अलोंग द इंटरफेस ऑफ लिथोस एंड हाइड्रोस्फीयर कोस्टल रीजन दैट विल डिटरमाइन द वर्क ऑफ वेव्स। वेव्स मेनली कंट्रोल होती हैं लोकेशन से, क्योंकि ओशन और सी के बीच में भी वेव्स चलती हैं, बट वो इरोजन नहीं करती हैं। वेव्स जो ओरिजिनेट होती हैं कोस्टल रीजन में, वो लैंड को डिग्रेड करती हैं, जिससे कोस्टल एरियाज का इरोजन होता है, जबकि ग्राउंड वाटर इज डिटरमाइंड बाय द लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रीजन। लिथोलॉजिकल कैरेक्टर से हमारा मतलब है अलग अलग रॉक्स में वेरिंग डिग्री ऑफ परमेबिलिटी और सॉलिबिलिटी होना। मींस कुछ रॉक्स में वाटर इजिली पास हो जाता है, और कुछ रॉक्स ऐसे मिनरल को कंटेन करते हैं जो इसलिए वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन जो काफी ज्यादा परमेबल होता है और वाटर इन रॉक्स में इजिली पास हो जाता है, और इसी वजह से ग्राउंड वाटर में मूवमेंट होता है। और ग्राउंड वाटर के मूव होने की वजह से जो रॉक सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, उनसे बनती है कार्स्ट टोपोग्राफी। ये एक ऐसी टोपोग्राफी है जो सॉल्युबल मटेरियल से बनती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम कार्स्ट टोपोग्राफी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर भी इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब तक इरोजन में हमने देखा इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस। अब इरोजन को जानने के बाद आते हैं डिपोजिशन पर। डिपोजिशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन, मींस डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इरोजन। हमने इरोजन में अभी तक जाना कि मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, और इरोजन में इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है काइनेटिक एनर्जी। अब जब इरोजनल एजेंट जैसे कि रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड या वेव्स की वेलोसिटी यानी स्पीड लूज होने लगती है, तब जो मटेरियल ये एजेंट्स कैरी करते हैं उसे सेटल यानी डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, और इसी को कहा जाता है डिपोजिशन। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि डिपोजिशन में किसी भी एजेंट का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि जब इन एजेंट्स की वेलोसिटी खत्म होने लगती है तब खुद ब खुद डिपोजिशन होने लगता है। इस प्रोसेस में कोर्सर मटेरियल मींस बड़े बड़े रॉक्स पहले डिपॉजिट होना शुरू करते हैं, और बाद में डिपॉजिट होता है फाइनर मटेरियल लाइक डेब्रिस एंड सॉइल। इस प्रोसेस में अर्थ के सरफेस पर बने डिप्रेशंस फिल हो जाते हैं, जिसे एग्रेडेशन कहा जाता है। वही सेम एजेंट्स जो इरोजन का काम कर अर्थ के सरफेस पर डिग्रेडेशन करते हैं, जैसे कि रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर, यही एजेंट्स एग्रेडेशन और डिपोजिशन एजेंट्स की तरह भी काम करते हैं। पर ऐसा कैसे? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कहा कि डिपोजिशन में एजेंट्स का कोई काम नहीं होता है, और फिर ये कहा कि यही एजेंट्स एग्रेडेशन का काम भी करते हैं। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि डिपोजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें इन इरोजनल एजेंट्स की वेलोसिटी कम हो जाने पर खुद ब खुद मटेरियल डिपॉजिट होने लगता है। बट अगर हम स्पेसिफिकली एजेंट्स की बात करें तो ये इरोजन और एग्रेडेशन दोनों का काम करते हैं। इरोजन एंड डिपोजिशन अर्थ के सरफेस को किस तरह चेंज करते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से जानेंगे। फाइनली हम तीनों डेन्यूडेशनल प्रोसेस, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इन्हीं से जुड़ा आता है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने देखा कि मास मूवमेंट और इरोजन दोनों में मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, फिर हम इन्हें एक जैसा ट्रीट क्यों नहीं करते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि इनमें बहुत से डिफरेंसेस हैं। जैसे कि मास मूवमेंट होने का प्राइमरी कॉज है ग्रेविटी, जबकि इरोजन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बहुत से एजेंट, जैसे कि रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, वेव्स एटसेट्रा। यहाँ हम कह सकते हैं कि इरोजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट। मास मूवमेंट में लार्ज अमाउंट में मटेरियल हील से नीचे की तरफ खिसक जाता है, और मटेरियल का ये मूवमेंट ग्रेजुअल और रैपिड दोनों हो सकता है, जबकि इरोजन एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। अब आता है एक और क्वेश्चन, कैन देयर बी अप्रिशिएबल इरोजन विदाउट रॉक्स अंडरगोइंग वेदरिंग? मींस क्या रॉक्स की वेदरिंग हुए बिना इरोजन हो सकता है? तो आंसर है हाँ, और इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि इरोजन होने के लिए वेदरिंग प्री कंडीशन नहीं है।
रॉक्स में वेदरिंग हुए बिना भी उनका इरोजन हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इरोजन एंड डिपोजिशन। सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल एक डायनेमिक मीडियम है जिसमें कंस्टेंटली बहुत से केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चलती रहती हैं, मींस जो कंस्टेंटली इवॉल्व होती रहती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ डीके। इट इज ऑल्सो द मीडियम ऑफ ग्रोथ। डीके से यहाँ मतलब है सॉइल में बहुत से फ्लोरा और फौना मर जाते हैं जो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं और वो सॉइल में बनाता है ह्यूमस, और यही ह्यूमस सॉइल को काफी ज्यादा फर्टाइल बनाता है। इसीलिए कहा गया है कि सॉइल ग्रोथ का एक मीडियम भी है। इसके साथ साथ सॉइल एक चेंजिंग और डेवलपिंग बॉडी है, मींस जिसमें कंटिन्यूअसली बहुत से चेंजेस होते रहते हैं और सॉइल के अंदर ये चेंजेस देखने को मिलते हैं सीजन टू सीजन। जैसे कि विंटर्स में सॉइल कोल्ड, समर में वार्म, या ऐसा रीजन जहाँ काफी कम रेनफॉल होता है वहाँ की सॉइल ड्राई हो सकती है। एज वेल एज जहाँ रेनफॉल काफी ज्यादा होता है वहाँ की सॉइल मॉइस्ट हो सकती है, यानी ऐसी सॉइल जिसमें मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि सॉइल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती हैं सीजन्स पर। अब अगर सॉइल बहुत ज्यादा कोल्ड या ड्राई है तो ऐसी सॉइल में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज काफी स्लो या पूरी तरह बंद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ड्राई सॉइल जो हमें डेजर्ट एरिया में देखने को मिलती है, इस सॉइल में बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाते हैं क्योंकि इस रीजन में गर्मी काफी ज्यादा होती है, जबकि ज्यादा ठंडे इलाकों में भी सनलाइट की कमी की वजह से बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसीलिए ड्राई और कोल्ड सॉइल में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज काफी स्लो होती हैं या पूरी तरह बंद हो जाती हैं, जबकि मॉइस्ट सॉइल में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज काफी फास्ट होती हैं। अब जैसा कि हमने पहले भी कहा, सॉइल के अंदर जब लीव्स या ग्रासेस डाई होकर मिक्स हो जाते हैं तो वो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सॉइल। अब चलते हैं उस प्रोसेस की तरफ जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन और पेडोजेनेसिस डिपेंड्स फर्स्ट ऑन वेदरिंग। सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहा जाता है पेडोजेनेसिस और ये डिपेंड करती है वेदरिंग पर। वेदरिंग के बारे में हम ऑलरेडी काफी कुछ जान चुके हैं कि रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटेशन, मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस और केमिकल एक्शंस की वजह से। अब वेदरिंग के थ्रू ही रॉक्स में क्रैक्स डेवलप होते हैं और यही क्रैक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, और जब यही छोटे छोटे पार्टिकल्स और ज्यादा फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसके बाद ये फर्टाइल क्ले एलिमेंट्स में चेंज हो जाते हैं जिसे हम सॉइल कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वेदरिंग मैंटल इज द बेसिक इनपुट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। यहाँ वेदरिंग मैंटल से हमारा मतलब है डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, मींस अर्थ के सरफेस पर रॉक्स की वेदरिंग होना। किसी जगह पर रॉक्स की वेदरिंग की डेप्थ कितनी ज्यादा है उसी पर डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल कैसी होगी, क्योंकि जब उसी वेदर्ड मटेरियल का और ज्यादा डिसइंटीग्रेशन होगा तो वही मटेरियल बाद में जाकर सॉइल में कन्वर्ट होगा। जैसे कि इक्वेटर पर वेदर्ड मटेरियल की डेप्थ काफी ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर, रेनफॉल एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, जिस वजह से रॉक्स के अंदर मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज काफी तेज होती हैं, जिस वजह से रॉक्स का और ज्यादा डिसइंटीग्रेशन होता है। सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस में सबसे पहले रॉक्स की वेदरिंग होगी या फिर ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट, मींस इरोजन के थ्रू जब डिफरेंट एजेंट्स जैसे कि विंड, रनिंग वाटर एटसेट्रा के थ्रू मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, तब इस डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल में फर्दर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज रन करती हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे कि इस डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल को कॉलोनाइज्ड किया जाता है बैक्टीरिया, अदर इंफीरियर प्लांट जैसे कि मॉसेस एंड लीचेंस के द्वारा। यानी जब बैक्टीरिया, मॉसेस और लीचेंस इन डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स या डिपॉजिट में रहना शुरू कर देंगे, तब इनमें शुरू होगी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इनके अलावा और भी कई ऑर्गेनिज्म है जो इस डिपॉजिट में रहना शुरू कर देते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म उस डिपॉजिट को और ज्यादा डिसइंटीग्रेट करते हैं, देन उसी डिपॉजिट में वहां रहने वाले ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स डेड होकर उसी में मिक्स हो जाते हैं। मींस आपने देखा होगा कि जब ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो वो उसी डिपॉजिट मटेरियल में डिकम्पोज यानी मिक्स हो जाते हैं, जिससे उस मटेरियल में ह्यूमस का एक्यूमुलेशन होता है। बेसिकली ह्यूमस वो कंपोनेंट है जो सॉइल को फर्टिलिटी देता है। ह्यूमस आ जाने के बाद उस डिपॉजिट में छोटे छोटे ग्रासेस और फर्न्स ग्रो होने लगते हैं।
दिन बाद में उसी डिपॉजिट में बुशेस और ट्रीज भी ग्रो होने लगते हैं। बट आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर ट्रीज यहाँ कैसे ग्रो हो सकते हैं। तो कई बार बर्ड्स के द्वारा या विंड के चलने से बहुत से सीड्स इस डिपॉजिट मटेरियल पर आकर गिर जाते हैं, जिससे वहाँ प्लांट्स और ट्रीज ग्रो होने लगते हैं। और जब इन प्लांट्स और ट्रीज की रूट्स उस मटेरियल के नीचे जाकर अपनी जगह बनाती हैं, या बोरोइंग एनिमल्स जैसे कि रैट्स, रोडेंट, स्नेक एटसेट्रा भी इनके अंदर अपना घर बना लेते हैं, तब सॉइल में और ज्यादा केमिकल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये बोरोइंग एनिमल्स सॉइल की इंटरमिक्सिंग करते हैं, जिससे सॉइल पोरस और स्पंज लाइक बन जाती है। और ऐसा होने से सॉइल के अंदर वाटर को रिटेन करने की कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। मींस सॉइल और ज्यादा मॉइस्ट हो जाती है, जबकि पहले ये सिर्फ कंसोलिडेटेड मटेरियल था। अब जब ये प्रोसेस बहुत लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, तो वो सॉइल को और ज्यादा मैच्योर बनाते हैं। बेसिकली ओवर द टाइम जैसे जैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वैसे वैसे सॉइल के अंदर वेरियस होराइजन्स का डेवलपमेंट होता है। एक्चुअल में सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है मिनरल्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का। तो ये था पूरा प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन का। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, क्या सॉइल फॉर्मेशन के लिए वेदरिंग सोलोली रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर है नहीं। वेदरिंग सॉइल फॉर्मेशन में क्रूशियल रोल प्ले करती है, बट सॉइल फॉर्मेशन के लिए और भी बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम। सॉइल के साइंस को कहा जाता है पेडियोलॉजी, और पर्सन जो सॉइल को स्टडी करता है उसे कहा जाता है पेडियोलॉजिस्ट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सॉइल, तो सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है जो मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, गैसेस, लिक्विड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिक्सचर है। यह अर्थ के सरफेस की अपर लेयर को फॉर्म करती है, और हम जानते हैं कि ये प्लांट्स के ग्रोथ में क्रूशियल रोल प्ले करती है। सॉइल के फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, ये हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। सॉइल के फॉर्मेशन को 5 बेसिक फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट इज पेरेंट मटेरियल, सेकंड इज टोपोग्राफी, थर्ड इज क्लाइमेट, फोर्थ इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड फिफ्थ इज टाइम। चलिए इन फैक्टर्स को अब जरा डिटेल से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये फैक्टर सॉइल के फॉर्मेशन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेरेंट मटेरियल, ये सॉइल के फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाला एक्टिव नहीं, पैसिव फैक्टर है। मींस ये सॉइल के फॉर्मेशन में सीधे तौर पर कोई रोल प्ले नहीं करता है, बट फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बट एक्चुअल में ये पेरेंट मटेरियल है क्या? बेसिकली ये वो मटेरियल है जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि किस टाइप की रॉक की वेदरिंग हुई है, उसी से बनता है पेरेंट मटेरियल। देन इस पेरेंट मटेरियल पर बहुत से सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस काम करते हैं, जिससे ये मटेरियल सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसा कि हमने वेदरिंग में भी जाना था कि वेदरिंग एक इन सिटू ऑन साइट प्रोसेस है। मींस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है एक ही जगह पर। इस प्रोसेस में टूटे हुए मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, इसीलिए पेरेंट मटेरियल या तो वेदर्ड रॉक डेब्रीज हो सकते हैं, या वो ट्रांसपोर्टेड मटेरियल हो सकता है जिसे डिफरेंट एजेंट्स जैसे कि विंड, वाटर, आइस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर डिपॉजिट किया गया हो। किस मटेरियल से किस तरह की सॉइल का फॉर्मेशन होगा, ये पूरी तरह डिपेंड करता है उन डेब्रिज के टेक्सचर, साइज, स्ट्रक्चर एज वेल एज उन रॉक डेब्रिज के मिनरल और केमिकल कंपोजिशन पर। इसके अलावा पेरेंट मटेरियल में वेदरिंग की डेप्थ कितनी है और उनमें हुई वेदरिंग का नेचर और रेट कैसा है, ये भी सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। अब सिमिलर बेडरॉक में हमें डिसिमिलर यानी अलग अलग तरह के सॉइल के पेरेंट मटेरियल मिल सकते हैं, जबकि डिसिमिलर बेडरॉक में हमें सेम तरह के सॉइल के पेरेंट मटेरियल भी मिल सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पेरेंट मटेरियल के अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। पर अगर सॉइल काफी ज्यादा यंग है तो ऐसी सॉइल अपने पेरेंट रॉक के साथ स्ट्रॉन्ग लिंक को शो करती है। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर, जो है टोपोग्राफी। ये भी पेरेंट मटेरियल की तरह एक पैसिव कंट्रोल फैक्टर है। टोपोग्राफी से हमारा मतलब है किसी एरिया के फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, जैसे कि उस लैंड का एलिवेशन, स्लोप कैसा है, वहाँ माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज एटसेट्रा हैं। हम जानते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर जगह पर चीजों के डिकम्पोज होने से सॉइल बनता है। अब ये डिकम्पोजिशन डिपेंड होता है मेनली 2 चीजों पर। पहला है सनलाइट और दूसरा है वाटर। सन की लाइट में एनर्जी होती है जिससे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए अगर सनलाइट नहीं होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल में सनलाइट की कमी की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से डिकम्पोजिशन नहीं होता है और इसीलिए इन जगहों में सॉइल का फॉर्मेशन ना के बराबर होता है। मेनली किसी भी जगह की टोपोग्राफी डिसाइड करती है कि वहाँ सनलाइट और वाटर किस अमाउंट में प्रेजेंट है, और किसी जगह की टोपोग्राफी ये भी डिसाइड करती है कि वहाँ के पेरेंट मटेरियल का अब तक कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ होगा। जैसे कि माउंटेन्स जो एग्जाम्पल है टोपोग्राफी का, अगर माउंटेन बहुत ज्यादा स्टीप है तो वहाँ सॉइल का टिकना काफी मुश्किल है, इसीलिए यहाँ सॉइल काफी थिन होती है क्योंकि पानी के बहाव की वजह से सॉइल बह जाती है। जबकि फ्लैट अपलैंड एरियाज पर सॉइल काफी थिक होती है क्योंकि स्टीप स्लोप से बहकर सॉइल फ्लैट एरियाज में डिपॉजिट हो जाती है। इसके अलावा अगर जेंटल स्लोप है तो ऐसी टोपोग्राफी में इरोजन काफी स्लो होता है, जिस वजह से यहाँ वाटर का पर्कुलेशन अच्छा होता है और इसी से वेदर्ड मटेरियल के अंदर बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस काफी तेज हो जाते हैं और ये सभी चीजें सॉइल की फॉर्मेशन को फेवर करती हैं। अब फ्लैट एरियाज में डेवलप होती है थिक सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन काफी अच्छा होता है, जिस वजह से इस तरह की सॉइल का कलर डार्क होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नॉर्दर्न प्लेन्स। हिमालय से जो भी एल्यूवियम बहकर आता है वो इन प्लेन्स में डिपॉजिट हो जाता है और हम सभी जानते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स में पाए जाने वाली एल्यूवियम सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल होती है। इसीलिए टोपोग्राफी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो सॉइल के फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। सॉइल फॉर्मिंग को कंट्रोल करने वाला थर्ड फैक्टर है क्लाइमेट। ये सॉइल का एक एक्टिव फैक्टर है, मींस जो डायरेक्टली सॉइल के फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है। क्लाइमेट के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वाटर एंड टेम्परेचर। क्लाइमेट एलिमेंट जो सॉइल के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, फर्स्ट इज मॉइस्चर ऑफ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन एंड ह्यूमिडिटी। मींस किसी पर्टिकुलर जगह पर रेनफॉल किस अमाउंट में है, वहाँ इवेपोरेशन और ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सभी एलिमेंट्स डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं सॉइल के डेवलपमेंट को। सेकंड इज टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सीजनल एंड डायरनल वेरिएशन। मींस समर में और विंटर्स में टेम्परेचर में कितना वेरिएशन होता है, या दिन और रात के टेम्परेचर का वेरिएशन भी सॉइल के फॉर्मेशन और उसके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। अब अगर पार्टिकुलरली बात करें प्रेसिपिटेशन की, तो ये सॉइल को मॉइस्चर यानी नमी प्रोवाइड करता है, जिस वजह से सॉइल के अंदर केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पॉसिबल हो पाती हैं। सॉइल में जाने वाला एक्सेस वाटर हेल्प करता है एल्यूवेशन और इल्यूवेशन में। एल्यूवेशन मींस डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल कंपोनेंट थ्रू सॉइल। मींस जब सॉइल में पानी जाता है तो वो सॉइल के कंपोनेंट को भी अपने साथ नीचे ले जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एल्यूवेशन। और जब सॉइल के यही कंपोनेंट नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं तो इसे कहा जाता है इल्यूवेशन। और यहाँ हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्रोसेसेस एल्यूवेशन और इल्यूवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट एलिमेंट प्रेसिपिटेशन। एक बार जरा डायग्राम देखते हैं। ये है सॉइल के डिफरेंट लेयर। एक्सेस रेनफॉल की वजह से जब सॉइल के कंपोनेंट नीचे की तरफ चले जाते हैं तो इसे कहा जाता है एलिवेशन, और जब यही कंपोनेंट नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं तो इसे कहा जाता है इल्यूवेशन। अब इतना तो हम जानते ही हैं कि इक्वेटोरियल रीजन में रेनफॉल काफी ज्यादा होता है, तो इस हैवी रेनफॉल से सॉइल से कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम रिमूव हो जाते हैं, एज वेल एज सॉइल से सिलिका का मेजर पार्ट भी रिमूव हो जाता है। सॉइल से सिलिका का रिमूव होना कहलाता है डीसिलिकेशन। अब अगर दोबारा टेम्परेचर पर आए तो ड्राई क्लाइमेट में हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन भी एक्सीड होता है। मींस ड्राई क्लाइमेट वाले रीजन्स में जितना भी रेनफॉल होगा वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो जल्द ही इवेपोरेट हो जाता है। अब क्योंकि इस रीजन में इवेपोरेशन काफी तेज होता है, जिस वजह से ग्राउंड वाटर सरफेस पर आ जाता है। बेसिकली ऐसा पॉसिबल हो पाता है थ्रू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन में कोई भी लिक्विड स्मॉल ट्यूब्स के थ्रू या टाइनी स्पेसेस के जरिए ऊपर की तरफ मूव करता है बिना किसी बाहरी मदद के। अब ड्राई रीजन में ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, बट जब वाटर इवेपोरेट होता है तो सॉइल में सॉल्ट को पीछे छोड़ जाता है। सॉइल में बनने वाले सॉल्ट के क्रस्ट को कहा जाता है हार्ड पैन्स। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो लाए करता है इंडिया में, यहाँ इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन कंडीशंस होती हैं, मींस जहाँ ठीक ठाक रेनफॉल होता है। तो ऐसे रीजन में फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स का, जिन्हें कंकड़ कहा जाता है। टेम्परेचर बेसिकली दो तरीकों से काम करता है।
या तो ये सॉइल के अंदर केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, क्योंकि हायर टेम्परेचर में केमिकल एक्टिविटी इंक्रीज होती है, जबकि कूलर टेम्परेचर में या फ्रीजिंग कंडीशंस में केमिकल एक्टिविटी स्टॉप हो जाती हैं। और यही रीजन है कि ट्रॉपिकल सॉइल में सॉइल के प्रोफाइल काफी ज्यादा डीप होते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दोनों काफी हाई हैं, जिस वजह से केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज काफी तेज होती हैं। जबकि टुंड्रा रीजन्स में सॉइल कंटेन करती है लार्जली मैकेनिकल ब्रोकन मटेरियल। मींस इस रीजन में टेम्परेचर कम होने की वजह से बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होती है। अब क्लाइमेट के बाद हमारा अगला फैक्टर है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। हम जानते हैं पेरेंट मटेरियल मींस जिस वेदर्ड मटेरियल से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उस मटेरियल में वेजिटेशन ग्रो होती है या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहना शुरू कर देते हैं। तब इस मटेरियल में ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन होता है। साथ ही ऑर्गेनिक मैटर के आ जाने से सॉइल के अंदर मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है, एज वेल एज नाइट्रोजन का भी एक्यूमुलेशन होता है। बेसिकली डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स सॉइल को प्रोवाइड करते हैं ह्यूमस, और ह्यूमस ही सॉइल में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मैटर होता है। और इस ह्यूमिफिकेशन के प्रोसेस में मींस जब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकम्पोज होकर ह्यूमस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, तब इस प्रोसेस में कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी फॉर्म होते हैं, जो पेरेंट मटेरियल में पाए जाने वाले मिनरल्स को और ज्यादा डिकम्पोज कर देते हैं। अब कोल्ड और वार्म क्लाइमेट में सॉइल के अंदर होने वाली बैक्टीरियल एक्टिविटी की इंटेंसिटी डिफर करती है, क्योंकि हम पहले भी जान चुके हैं कि कोल्ड क्लाइमेट वाले रीजन में बायोलॉजिकल एक्टिविटी काफी स्लो होती है, क्योंकि बैक्टीरिया ही हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। बट ठंडे इलाकों में बैक्टीरिया की ग्रोथ ना के बराबर होती है, जिस वजह से यहाँ ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाता है। और यही रीजन है कि इस रीजन में ह्यूमस का एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है। बेसिकली आर्कटिक और टुंड्रा क्लाइमेट में डेवलपमेंट होता है पीट का, मींस ऐसा मैटर जो पार्शली डिकम्पोज हो, जबकि ह्यूमिड ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल क्लाइमेट में बैक्टीरियल ग्रोथ काफी फास्ट होती है, जिस वजह से बैक्टीरिया पूरी तरह से ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, और इसी वजह से वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिस वजह से ह्यूमस यहाँ काफी लो अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा बैक्टीरिया और सॉइल के अदर ऑर्गेनिज्म एयर से लेते हैं गैसियस नाइट्रोजन, जिसे वो केमिकल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिसे प्लांट यूज करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल लेग्यूमिनस प्लांट, इनके रूट्स में जो बैक्टीरिया रहता है उसका नाम है राइजोबियम। ये बैक्टीरिया एयर से नाइट्रोजन लेकर उसे चेंज करता है यूजेबल नाइट्रोजन में, जिसे प्लांट यूज करता है बेटर ग्रोथ के लिए। इन सब के अलावा लार्ज नंबर में एनिमल्स लाइक एंड्स, टर्माइट्स, अर्थवॉर्म्स, रोडेंट एटसेट्रा सॉइल में मैकेनिकल एक्शंस को करते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म जो सॉइल को फीड करता है और एक्सक्रीट भी करता है। अब इन अर्थवॉर्म्स के अंदर जो प्रोसेसेस चलते हैं वो सॉइल को काफी फर्टाइल बनाते हैं, जिससे सॉइल के टेक्सचर और केमिस्ट्री में चेंजेस आते हैं। सॉइल फॉर्मिंग को कंट्रोल करने वाला थर्ड इम्पोर्टेंट और लास्ट फैक्टर है टाइम। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस का टाइम जितना ज्यादा लंबा होगा, सॉइल उतनी ज्यादा मैच्योर होगी और सॉइल का डेवलपमेंट भी उतना होगा, क्योंकि सॉइल तभी मैच्योर होती है जब सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस लंबे टाइम तक सफिशिएंटली काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सॉइल का फॉर्मेशन रिसेंटली डिपॉजिटेड एलुवियम या ग्लेशियल टिल से हुआ है, तो ऐसी सॉइल को यंग कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ऐसी सॉइल में पूरी तरह से सॉइल के होराइजन्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। बट सॉइल फॉर्मिंग की टाइम लिमिट क्या है? तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि ये टाइम लिमिट बहुत से अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि एक पर्टिकुलर जगह पर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल एटसेट्रा कितना है। तो ये थे वो 5 फैक्टर्स जो सॉइल के फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।